एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम, कमाल की बात में स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, आज हम 3 केसेस की बात करेंगे। इत्तेफाक से तीनों केसेस का ताल्लुक उत्तर प्रदेश, उसकी पुलिस और उसकी सरकार से। पहला केस हाथरस की 19 साल की बच्ची के गैंग रेप और मर्डर का है, जो कुछ महीनों पहले हुआ था और जिसकी चर्चा हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में हुई थी। उस केस के बारे में पहले तो यूपी की पुलिस ने छानबीन की, तो जिस तरह की छानबीन की उससे बजाय इसके कि लोगों को इत्मीनान होता, लोगों की बेचैनी और बढ़ गई और चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा यूपी सरकार पर कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। पहली मर्तबा गोदी मीडिया को भी थोड़ी लाज आई, क्योंकि उनका एक एंकर फंस गया था वहाँ, तो इसलिए दबाव और बढ़ गया। तो फिर इसकी सीबीआई जांच की गई और सीबीआई जांच की रिपोर्ट आ गई है, बल्कि सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है 4 मुलजिमों के खिलाफ, जिनके नाम संदीप, रवि, लव और कुश हैं। आपको याद होगा कि इनकी गिरफ्तारी के ऊपर भी बड़ा हंगामा था, चूँकि ये सब ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा वहाँ ठाकुरों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और जिसमें यह कहा गया था कि इनको गिरफ्तार न किया जाए। बहरहाल अब उन चारों पर चार्जशीट तैयार हो गई है और उन पर आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमे दायर कर दिए गए। उस केस की बात अभी क्यों दोबारा मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इस केस में अजीबोगरीब बातें हुई थी। आपको याद होगा, सबसे पहले तो ये कि इसमें जो उस एरिया के एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी प्रवीण कुमार, उन्होंने जाकर जो इस लड़की के ख़ानदान घर वाले थे, माँ बाप थे, उनको जाके बताया, उनको बल्कि बहुत धीमे लहजे में धमकाया कि भाई देखो 25 लाख रुपया तुमको मिल जाएंगे मुआवजे के, और ये जो पत्रकार वगैरह आते हैं ये तो आज आए हैं कल चले जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे और तुम भी यहीं रहोगे, तो बेहतर ये है कि अपने बयान जो तुमने दिए हैं वो वापस ले लो। ये बात करके एक डीएम अपनी ड्यूटी नहीं अंजाम दे रहा था, वो अपराध कर रहा था, जुर्म कर रहा था, उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा था। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाएंगे। फिर एक और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रशांत कुमार ने तो अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि गैंगरेप हुआ ही नहीं, मर्डर हुआ था, गैंगरेप नहीं हुआ था। और उन्होंने कहा कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि रेप नहीं हुआ था। वो झूठ बोल रहे थे। क्यों? इसलिए कि मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने यह बयान दिया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए जो हमको चीज़ें, जो नमूने चाहिए होते हैं, वो वारदात के ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर तक हमें मिल जानी चाहिए, नहीं तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें मिट जाती हैं। लेकिन हमें जो चीज़ें दरकार थीं वो 11 दिन के बाद मिली, यानी कपड़े और दूसरी चीज़ें जिन पर वो तमाम दाग धब्बे मिट गए थे, जिनसे रेप का पता चलता, 11 दिन के बाद उन्हें मिले थे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा न किया जाए। ये बात प्रशांत कुमार को भी मालूम थी।
लेकिन वो झूठ बोल रहे थे। वो यही नहीं, उन्होंने तो उस लड़की की लाश को आधी रात को जला दिया, और जला भी इस तरह दिया कि उसके माँ बाप नहीं थे, और बाद में उन्होंने कहा कि उसके माँ बाप थे, लेकिन ये मालूम हो गया कि माँ बाप ने कहा कि हमको तो उस बच्ची का चेहरा भी आखिरी बार नहीं देखने दिया गया था, और उसे जला दिया गया था। और इसी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब प्रशांत कुमार साहब पेश हुआ, तो उनसे जज ने कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो भी क्या ये मुमकिन था जो हुआ? और वो सन्नाटे में आ गए थे, क्योंकि सनातन धर्म की ये रस्म है कि अंतिम संस्कार सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले के बीच में नहीं होते, दिन में होते हैं। और उस लड़की के घर वालों ने यह कहा था कि वो सनातन धर्मी हैं, इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी धार्मिक परंपराओं को भी कदमों तले रौंद दिया गया था। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पुलिस का काम है हुकूमत के हुक्म को मानना। ये बिल्कुल सही है, ड्यूटी है, उनको लगाया ही जाता है ड्यूटी पर इसलिए कि वो सरकार जो उनसे काम करने को कहे वो करें, उन्हें करना चाहिए। लेकिन सरकार का हुक्म मानने का ये मतलब तो नहीं है कि इंसान ये भूल जाए कि अंतरात्मा भी कोई चीज़ होती है, ज़मीर भी कोई चीज़ होती है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये लोग वर्दी जब उतार कर घर पर जाते होंगे तो ये भी घर पर पुलिस ऑफिसर नहीं होते, ये घर पर पिता होते हैं, पति होते हैं, भाई होते हैं। उस वक्त जो इनके घर वाले हैं वो चाहे मुंह से कह सकें या ना कह सकें, उनके दिल में तो ये आता ही होगा कि हमारे पिता ने, हमारे पति ने, हमारे भाई ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। क्या इन्हें इसका भी ख्याल नहीं आता? बहरहाल आज सारे उनके झूठ खुल चुके हैं। अपने प्रदेश में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में उनकी क्या इज्जत है ये वही जानते होंगे। दूसरा केस डॉक्टर कफील खान का था। डॉक्टर कफील खान, जैसा कि सब जानते हैं, गोरखपुर के एक डॉक्टर थे और योगी सरकार ने उनको बंद करके जेल में डाल दिया था। NSA में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको रासुका भी कहते हैं, कौमी तहफ़्फ़ुज़ कानून। इस कानून के अंदर जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं 6 महीने तक उनकी कोई फरियाद सुन नहीं सकता, उनको उनको बेल भी नहीं मिल सकती, वो अदालत में भी नहीं जा सकते। 6 महीने के बाद एक कमेटी होती है जो रिव्यू करती है, फिर देखती है कि इन्हें अब भी NSA के तहत जेल में रखा जाए या छोड़ दिया जाए। फिर जो उसकी रिकमेंडेशन होती है उसके मुताबिक काम होता है। तो लेकिन पहले 6 महीनों में तो कोई बेल एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते। जब कमेटी अपना रिव्यू फैसला देती है तो उस फैसले को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, और डॉक्टर कफील खान ने वही किया। डॉक्टर कफील खान के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मेरा ये दावा है कि अगर आज गोरखपुर में ये वोटिंग कराई जाए कि डॉक्टर कफील खान एक हमदर्द, सहानुभूति रखने वाले, जनता के दोस्त डॉक्टर हैं या कोई विलेन, ये एक इलेक्शन करा लिया जाए, मैंडेट ले लिया जाए, भले ये EVM पे ले लिया जाए। तो अगर EVM पे वो नहीं किया जाए जिसके लिए वो मशहूर है, तो आपको जवाब ये मिलेगा कि 90% वोट्स उनके हक में पड़ेंगे कि वो एक जनता दोस्त, सहानुभूति रखने वाले, एक हमदर्द डॉक्टर। तो उन्हें बंद कर दिया गया था। 6 महीने के बाद उन्होंने अपील की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो था अरेस्ट ऑर्डर क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया। इसी एक्ट के तहत फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और ये सब भी बंद थे, वो सब भी अब छूट गए। तो इनको अदालत जाना पड़ा और अदालत ने उनका जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था रद्द कर दिया और उन्हें छोड़ दिया गया। मथुरा जेल में थे वो, वहाँ से छोड़ा गया, लेकिन उन्हें बताया गया कि आप
हरगिज़ गोरखपुर वापस नहीं जाइएगा, क्योंकि ये अजय कुमार बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ योगी ये आपको फिर पकड़ के बंद कर देंगे। तो मथुरा से वो दिल्ली गए और दिल्ली से वो जयपुर गए और राजस्थान गवर्नमेंट ने एक तरीके से उन्हें पनाह दे दी कि जब तक मामले ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आप यहीं रहिए, गोरखपुर नहीं जाइए। और वो अब राजस्थान में हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो वो करना जानते हैं, यानी रोगियों और मरीजों का इलाज। यूपी गवर्नमेंट कुछ दिन तो अपना घाव सहलाती रही इस चोट को, लेकिन उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया कि उनको जो छोड़ा गया है वो फैसला हाई कोर्ट का गलत था, उसे रद्द किया जाए और उन्हें फिर अरेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच के पास वो केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने फाइल देखते ही कहा कि भाई के ये फाइल तो इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ आए। हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के अलावा कोई और फैसला होता तो वो गलत होता। हम इस फैसले में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और कायम रहेगा। तो इस एक मरतबा इंसाफ का सर ऊंचा हुआ और सरकार का सर नीचा हो गया। तीसरा केस, बरेली की एक लड़की पिंकी, जिसने एक मुसलमान लड़के से शादी की। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो अपने निकाह का सर्टिफिकेट लेकर उसे सर्टिफाई कराने जा रही थी कि बजरंग दल के लड़कों ने, गुंडों ने उसे घेर लिया, इतनी धक्कम धक्का की और उसके बाद उसे एक औरतों के सेंटर में पहुंचाया गया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका गर्भपात हो गया है। इसके बाद ये केस भी कोर्ट पहुंचा और 2-3 दिन पहले कोर्ट ने फैसला दिया कि उसमें कहीं लव जिहाद का कोई एलिमेंट नहीं मिलता, कहीं ये नहीं मालूम हुआ है कि कोई सबूत नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती उसका मज़हब बदलवाया गया था या शादी ज़बरदस्ती की गई थी। उस लड़की को छोड़ा गया, उसके हस्बैंड और उसके भाई को 6 महीने से जेल के अंदर रखा गया था, उनको छोड़ा गया और उस हस्बैंड को अपनी बीवी के पास, पिंकी के पास, जिसका नाम अब शायद रशीदा है, जाने की इजाज़त दे दी गई। तो 3 केसेस में यूपी गवर्नमेंट ने मात खाई। पुलिस और गवर्नमेंट इसलिए होते हैं कि जनता को उन पर भरोसा हो, लेकिन यूपी की पुलिस और यूपी की सरकार ने जनता का भरोसा बिल्कुल खो दिया। ऐसा मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत उनके हाथ से ऐसे ही फिसल रही है जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम आज सारी दुनिया में जाना जाने लगा है, लेकिन अफसोस कि पहले वो जाना जाता था इसलिए कि वहाँ अवध था, लखनऊ था। अवध और लखनऊ की तहजीब थी जिसके सारी दुनिया में चर्चा था। आज उत्तर प्रदेश का नाम जाना जाता है, लेकिन सारे गलत रीज़न्स की वजह से, सारे गलत कारणों से, सारी गलत वजहों से उत्तर प्रदेश का ये हाल देखकर शर्म आती है, अफसोस होता है, क्योंकि हम भी उसी की मिट्टी की पैदावार हैं। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।